नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। पंजाब यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के अनुकूल कैंपस के लिए चल रहा है ऑडिट। इंडिगो एयरलाइंस को नहीं है परवाह विकलांग यात्रियों की, विराली मोदी। आ गया है व्योम जेके 2023, सुनेंगे एनएफबी जॉब अलर्ट। संभावना ने की शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति की घोषणा। वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट लेकर आए हैं आपके लिए 2024 का मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर। सीएम बनते ही दिव्यांग महिला को दी नौकरी, रेवंत रेड्डी ने निभाया दिव्यांग महिला से किया वादा। आईएसएच द्वारा ई कॉमर्स उद्यम इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के खिलाफ ई कॉमर्स बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उत्पीड़न का किया आरोप। स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव में अनुराग ठाकुर ने पैरा एथलीटों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। 13 दिसंबर को ब्रिक्स विकलांगता फोरम बैठक का आयोजन। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने विकलांग लोगों के लिए वैश्विक संसाधन केंद्र का किया उद्घाटन। केरल में पाया गया कोविड का सब वेरिएंट JN.1 चिंता का बना विषय। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages.
The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के शो कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है चंडीगढ़ से। पंजाब विश्वविद्यालय का समान अवसर सेल यानी EOC अपनी विकलांगता अनुकूलन का आकलन करने और विश्वविद्यालय में लगभग 250 अलग अलग विकलांग छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली पहुंच की संबंधी चुनौतियों की विविध प्रकृति पर जोर देने के लिए अपना पहला ऑल कैंपस ऑडिट कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने 1,78,000 रुपए की लागत से ऑडिट करने के लिए NGO समर्थय के साथ सहयोग का विकल्प चुना है। 8 दिसंबर को टीम के पहुंचने के साथ ही PU मार्केट एरिया और होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ऑडिट शुरू किया गया। 16 दिसंबर तक ये ऑडिट पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। EOC प्रमुख रमेश कटारिया ने 2019 में अपनी स्थापना के बाद से 59 विभागों में कम से कम भूतल पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार पहुंच बढ़ाने के लिए सेल के प्रयासों पर प्रकाश डाला और विरासत क्षेत्रों में चुनौतियों को स्वीकार किया, जहां परिवर्तन अक्सर कठिन होता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय शौचालय बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में विकलांग व्यक्ति और डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट विरानी मोदी ने एक्स माने पहले ट्विटर पर अपना एक अनुभव साझा करते हुए लिखा है कि इंडिगो एयरलाइंस को अपने विकलांग यात्रियों की कोई परवाह नहीं है। वे अपनी पोस्ट में लिखती है, मैं 2006 से कमर के नीचे से लकवाग्रस्त हूँ और चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करती हूँ। मैंने 5 दिसंबर 2023 को दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी। सभी के विमान के उतरने के बाद भी केबिन क्रू मुझे भूल गया और फ्लाइट में ही मैं बैठी रही। केबिन क्रू कैप्टन या वैसी ही वर्दी में किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। सफाई दल जहाज पर पहुंच गया और मुझे उन्हें सूचित करना पड़ा। तभी केबिन क्रू एक गलियारे वाली व्हील चेयर की व्यवस्था करने के लिए दौड़ा। बाकी सभी लोगों के उड़ान से बाहर निकलने के बाद मुझे उतरने के लिए कुल मिलाकर 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। मैं केबिन क्रू को सचेत नहीं कर सकी क्योंकि कॉल बटन मेरी पहुंच से बाहर था। मैंने ये भी बताया कि मुझे अपनी व्हील चेयर गेट पर चाहिए, लेकिन वे इसे जुटा पाने में असफल रहे। इंडिगो से एक हेल्पर मेरी मदद के लिए आया और उसने भी लापरवाही बरती। मेरे पैर अकड़ गए थे, लेकिन वो गलियारे वाली कुर्सी को धकेलता रहा। जैसे ही मैं बैगेज क्लेम पर पहुंची, मेरी व्हील चेयर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मेरे साथी यात्री पहले ही अपना सामान ले जा चुके थे और वे हवाई अड्डे से बाहर थे। मुझे अपनी निजी व्हील चेयर के लिए अधिक 30 मिनट इंतजार करना पड़ा क्योंकि किसी ने भी उसे विमान से उतारने की जहमत ही नहीं उठाई थी। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी कार तक पहुंची और सहायक मेरी निजी व्हील चेयर की गद्दी हटाता रहा। मैं उससे कहती रही कि ये मेरा है, लेकिन उसने सुना नहीं। जब मैं घर पहुंची तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा तकिया कहीं नहीं मिल रहा था। वो गद्दी विशेष रूप से मेरे और मेरी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यधिक आराम के लिए बनाई गई है, क्योंकि मैं पूरे समय व्हील चेयर का उपयोग करती हूँ। घर पहुंचने के बाद मुझे 55 मिनट तक इंडिगो की ग्राहक सेवा पर रुके रहना पड़ा, जब तक कि किसी ने मेरी कॉल अटेंड न की। मेरी समस्या का संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद एकमात्र संकल्प बचा ईमेल भेजने का। किसी को भी मेरी परेशानी के बारे में खेद नहीं था और न ही कोई समाधान खोजना चाहते थे। फिलहाल इंडिगो द्वारा आहत हुई मेरी स्वतंत्रता और उनकी लापरवाही के कारण मैं अपने बिस्तर पर फंसी हुई हूँ। मैं अपने व्हील चेयर पर बिना गद्दे के नहीं बैठ सकती।
भले ही मैं विकलांग हूँ, लेकिन इंडिगो ने मुझे सही मायनों में विकलांगता का एहसास दिला दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर पर विराली मोदी की ये पोस्ट काफी वायरल होती जा रही है। आ गया है व्योम जेके 2023। तैयार हो जाइए इस 2 दिवसीय समावेशी उत्सव में हिस्सा लेने के लिए 28 एवं 29 दिसंबर 2023 को। व्योम 2023 का लक्ष्य ये प्रदर्शित करना है कि लोग एक साथ आकर एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बना सकते हैं। विकलांग समुदाय के लिए विविधता, समावेशन, सशक्तिकरण के एक अविश्वसनीय उत्सव के लिए व्योम 2023 से जुड़े। दोस्तों, व्योम 2023 के पंजीकरण खुल चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 21 दिसंबर 2023 तथा खेल के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2023। जगह जनरल जोरावर सिंह सभागार, जम्मू विश्वविद्यालय। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही विजिट करें व्योम जेके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट को। तो दोस्तों, देर किस बात की, क्षमताओं का जश्न मनाने वाले इस समावेशी उत्सव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस 2 दिवसीय समावेशी उत्सव से चूके नहीं, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। संभावना ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। पहली, श्री अंबा दत्त जोशी पुरुष छात्र के लिए मेधावी छात्रवृत्ति। 2, श्री मधुसूदन दत्त जोशी महिला छात्र के लिए मेधावी छात्रवृत्ति। 3, हरफन मौला छात्र के लिए श्रीमती गंगा जोशी छात्रवृत्ति। दोस्तों, इस शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होने वाली ये छात्रवृत्तियाँ उन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा पूरी की है और उच्च शिक्षा के किसी भी संस्थान में प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं। इन छात्रवृत्तियों को डॉक्टर श्री गोविंद जोशी, गोपा जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर सेवानिवृत्त, राजनीति विज्ञान विभाग, राजमस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया है। पुरुष छात्रों के लिए श्री अंबा दत्त जोशी मेधावी छात्रवृत्ति और महिला छात्रों के लिए श्री मधुसूदन दत्त जोशी मेधावी छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 75% अंक है। हरफन मौला छात्र के लिए श्रीमती गंगा जोशी छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड है 1, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% अंक। 2, पाठ्योत्तर गतिविधियों और खेल में उत्कृष्टता। दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बात है। 1, हरफन मौला छात्र के लिए श्रीमती गंगा जोशी छात्रवृत्ति पुरुष और महिला छात्रों को रोटेशन के आधार पर दी जाएगी। इस वर्ष ये छात्राओं के लिए है। 2, प्रत्येक छात्रवृत्ति में 10,000 रूपए की राशि होगी। 3, 2023 में सीबीएसई बोर्ड में 12वीं कक्षा पूरी करने वाले कोई भी छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आवेदन पत्र के साथ अपनी 12वीं कक्षा की मार्कशीट, विकलांगता प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा संस्थान का प्रवेश प्रमाण जैसे कि शुल्क की पर्ची या प्रवेश पत्र और साथ ही आधार कार्ड प्रदान करना होगा। 5, तीसरी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने मामले के समर्थन में अपनी पाठ्योत्तर गतिविधियों का प्रमाण पत्र भी प्रदान करना होगा। 6, प्रत्येक आवेदक केवल एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। नोट, इन छात्रवृत्तियों के लिए किसी भी उम्मीदवार का चयन करते समय चयन समिति अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2023 रात को 10 बजे से पहले। आवेदन करने के लिए आपको संभावना की वेबसाइट से गूगल फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, प्रोग्राम में अब समय हो चुका है जॉब अलर्ट सुनने का। आज के जॉब अलर्ट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीआई के लिए 3 रिक्तियां आरक्षित की हैं। पूरे भारत से 250 वरिष्ठ प्रबंधकों की भर्ती में 3 रिक्तियां विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित की गई हैं।
आवेदन करने के लिए आवश्यक डिग्री है MQ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 26 दिसंबर, याद रहे 26 दिसंबर 2023 तक आपको आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं www.bankofbaroda.in पर, याद रहे www.bankofbaroda.in। दोस्तों अगला NFB जॉब अलर्ट आता है IIT जम्मू से। IIT जम्मू ने 59 गैर शिक्षण पदों की भर्ती में 2 रिक्तियां विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आरक्षित की हैं। एप्लीकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 16 दिसंबर 2023। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें apply.iijammu.ac.in पर, याद रहे apply.iijammu.ac.in पर। दोस्तों अपनी अक्षमताओं को मिलाने की बजाय अपनी क्षमताओं को मिलाएं। वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट की परियोजना वॉइस विजन आपके लिए लेकर आए हैं ऑल इंडिया 12th अक्रॉस डिसेबिलिटी मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर। वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट वॉइस विजन के साथ अपनी परंपरा को जारी रखते हैं, जो एक दूसरे को जानने, बातचीत करने और अपने परिवार का विस्तार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। पूरे भारत में सभी लिंग, धर्म, जाति, पंथ, समुदाय, विकलांगता तथा स्थानों के लिए प्रवेश खुला है। तो आइए सुनते हैं इस इवेंट के डिटेल्स। दोस्तों मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर का ये इवेंट होने जा रहा है बुधवार 10 जनवरी 2024 को। समय सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक। स्थान है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पंजिम, गोवा में। इसके लिए आपको 500 रुपए हर एक प्रतिभागी के लिए भरने होंगे तथा एस्कॉर्ट, माता पिता, अभिभावक के लिए भी 500 रुपए का पंजीकरण होगा। दोस्तों याद रहे इसके लिए आप 20 दिसंबर 2023 तक ही पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की आसान सी प्रक्रिया में आपको फॉर्म भरना होगा तथा राशि का भुगतान करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। पात्रता मापदंड है न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता है 10वीं कक्षा। वैवाहिक स्थिति अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा या विधुर, विकलांग या गैर विकलांग, शारीरिक विकलांगता वाला या बिना किसी विकलांगता वाला व्यक्ति, गैर विकलांग जो विकलांग से शादी करना चाहते हो। जरूरी कागजातों में शामिल है आपका पूरा बायोडेटा, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर, विकलांगता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जिसमें आप दे सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड, मतदाता पहचान प्रमाण पत्र की प्रति। शिक्षा के प्रमाण के लिए आप प्रस्तुत कर सकते हैं नवीनतम डिग्री, डिप्लोमा, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या किसी भी अन्य प्रमाण पत्र की प्रति। तलाक प्रमाण पत्र देना होगा तलाक के मामले में, या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा विधवा या विधुर के मामले में। एक गूगल फॉर्म के माध्यम से गेट टुगेदर के लिए पंजीकरण आप कर सकते हैं तथा दस्तावेजों को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9820566010 पर, याद रहे 9820566010 पर। लेकिन दोस्तों याद रहे आपका पंजीकरण और आपके दस्तावेज मिल जाने चाहिए 20 दिसंबर 2023 तक। इन्हें आप वॉइस विजन के कार्यालय में कुरियर भी कर सकते हैं। याद रहे पुरुषों के पंजीकरण की पुष्टि महिलाओं के पंजीकरण की संख्या पर निर्भर करेगी। तो फटाफट नोट कर लीजिए पता 12वीं संपूर्ण विकलांगता वैवाहिक बैठक यानी 12th अक्रॉस डिसेबिलिटी मैट्रिमोनियल मीट वॉइस विजन का पता है 103-104 सिंथोफाइन एस्टेट ऑफ RA रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई 400063। दोस्तों वॉइस विजन से जुड़े किसी भी प्रश्न के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुष्मिता जी से। इनका नंबर है 022-404-000000 पर, या मोबाइल नंबर है 9820566010। याद रहे 9820566010। ध्यान रखें कि केवल दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 तक ही आप संपर्क करें। दोस्तों आप ईमेल द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं contact@voicevision.in पर। याद रहे CONTACT
@voicevision.in पर। याद रहे कि एक प्रतिभागी के साथ केवल एक अनुरक्षी या माता पिता या अभिभावक को ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया सकारात्मक शब्दों और सकारात्मक मानसिकता का उपयोग करते हुए फॉर्म भरें। दोस्तों, केवल फॉर्म जमा करने से आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता है, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए भुगतान और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी कर लें। आपको इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 में अपना पंजीकरण भी करना होगा, जिसके पश्चात आप इस मैट्रिमोनी में भाग ले सकेंगे। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना के सीएम का पदभार संभालते ही रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष TPCC रहते किया हुआ अपना वादा पूरा किया है। रेड्डी ने अक्टूबर में एक महिला दिव्यांग से वादा किया था कि वे कांग्रेस के सत्ता में आते ही उसे नौकरी देंगे। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने अपना वादा पूरा कर सभी का दिल जीत लिया। 17 अक्टूबर को एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने नामपल्ली की एक दिव्यांग लड़की रजनी को कांग्रेस के सत्ता में आने पर पहली नौकरी देने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी रजनी ने रेवंत को अपना दुख बताते हुए कहा कि उन्हें प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद खुद रेवंत रेड्डी ने रजनी के नाम से कांग्रेस का गारंटी कार्ड भरा था। दोस्तों, अब बात करते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने श्रवण यंत्रों की ऑफ द शेल्फ और ई-कॉमर्स बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के जो आदेश दिए हैं इनके बारे में। सचिव इंडियन स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग एसोसिएशन ISHA द्वारा एक ई-कॉमर्स उद्यम इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के खिलाफ उनके ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके श्रवण यंत्रों की अंधाधुंध बिक्री पर दायर एक मामले में मुख्य आयुक्त ने ये आदेश पारित किया है। मंगलवार को श्रवण यंत्रों की ऐसी ऑनलाइन और काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया।
मुख्य आयुक्त श्री राजेश अग्रवाल श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित जोखिम और कभी कभी अपूरणीय क्षति को पहचानते हैं, जो निर्धारित क्षेत्र के विशेषज्ञों से पेशेवर परामर्श के बिना उपकरणों की खरीद और उपयोग करते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने शिकायतकर्ता और ई-कॉमर्स उद्यम को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि श्रवण सहायता की पहचान करने और खरीदने से पहले उपयोगकर्ता को परीक्षण से गुजरना होगा, पेशेवर से एक नुस्खा प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही रोगी की जरूरतों के आधार पर, उनकी सिफारिशों के आधार पर श्रवण सहायता दी जा सकती है। CCPD ने इंडिया मार्ट की वेबसाइट से श्रवण यंत्रों से संबंधित सभी लिस्टिंग विज्ञापन को तब तक हटाने का निर्देश दिया है जब तक कि वो विशेष पेशेवरों द्वारा स्क्रीनिंग की उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं कर लेता और 3 महीने की अवधि के भीतर अनुपालन प्रस्तुत नहीं करता। दोस्तों, खबर है गुवाहाटी से दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता अरमान अली ने बुधवार को आरोप लगाया है कि गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उन्हें एक विमान से उतारने के लिए एम्ब्यू लिफ्ट का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि 4 लोग उन्हें उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले गए। उन्होंने कहा कि ये PWD अधिनियम और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। दूसरी ओर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने दावा किया है कि दिव्यांगजनों के लिए एम्ब्यू लिफ्ट समवेत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है और वे अली की तरफ से औपचारिक शिकायत मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गैर लाभकारी संगठन दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन राष्ट्रीय केंद्र NCPEDP के कार्यकारी निदेशक अली ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली से गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचने पर उन्हें कोई व्हीलचेयर नहीं दी गई और 4 लोग उन्हें उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी सामान की तरह उठा लिया गया हो। ये व्यवहार अमानवीय और दिव्यांगजनों की गरिमा और सुरक्षा से समझौता करता है। अली ने ये भी कहा कि ये न केवल DGCA के दिशा निर्देशों बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का भी उल्लंघन है। गुवाहाटी अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा कि कम चल पाने वाले यात्रियों के लिए व्हीलचेयर, रैंप और एम्ब्यू लिफ्ट सेवा समेत कई सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनकी यानी अली की ओर से कोई भी औपचारिक शिकायत अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव के बारे में। कॉन्क्लेव में प्रमुख विषयों पर पैनल चर्चा और व्याख्यान में कई प्रतिष्ठित हस्तियों की भागीदारी देखी गई। 13 दिसंबर 2023 को शाम 5:45 बजे PIB दिल्ली द्वारा खेलों में समावेशिता और उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता के एक शानदार प्रदर्शन में स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव एक 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे खेलो इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की सफलता के लिए चर्चा को बढ़ावा देना और रणनीतियां तैयार करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। महत्वपूर्ण पहल में सबसे आगे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर थे। बुधवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन दिवस विशेष रूप से विकलांग एथलीटों के लिए खेल आयोजन पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक सीमाओं को पार करते हुए भारत के विकसित खेल परिदृश्य के लिए एक वसीयतनामे के रूप में कार्य किया। श्री ठाकुर ने पैरा एथलीटों के लिए समावेशिता और समान अवसरों की वकालत की। उन्होंने कहा कि NCSSR को महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन करते हुए देखना वास्तव में उत्साहजनक है, जहां हितधारक सक्षम और पैरा एथलीटों दोनों के प्रक्षेप पथ को आकार देने के लिए एकत्रित होते हैं। एक समावेशी दृष्टिकोण प्रचलित है, जिसमें सभी एथलीटों को समान सुविधाएं और सम्मान दिया जाता है, जो किसी भी कथित भेद को धुंधला कर सकता है। कॉन्क्लेव का विषय था लिमिटलेस होराइजन्स। ये हौसलों की उड़ान की बढ़ती हुई भावना के साथ गहराई से मेल खाता है। ये दिव्यांगों और पैरा एथलीटों के खेल विज्ञान को पहचानने और विचार विमर्श करने वाला एक समर्पित मंच है, जो भारत को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का नवीनतम संयोजन है।
जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया पैरा गेम्स विकलांगता का सामना करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को सशक्त बनाना चाहता है। इस प्रकार के केंद्र में शून्यता और समावेशिता के साथ KIPG खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मिशन ऐसे चैंपियंस की पहचान करना है और उन्हें तैयार करना है जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा आयोजनों में भारत को गौरवान्वित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि KIPG 2023 10 से लेकर 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया। खेलों में लगभग 1400 एथलीट एक साथ रहे। ये एथलीट 7 विषयों में एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और पावर लिफ्टिंग में सहभागी हुए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मुख्य प्रायोजक दीपाली स्पोर्ट्स था, जो दीपाली डिजाइन्स और एग्जिबिट्स का एक प्रभाग है। ये आयोजन CII की पहल IBDN द्वारा संचालित था और सूर्या रोशनी लिमिटेड द्वारा सह संचालित था। दोस्तों, आइए अब जानकारी लेते हैं ब्रिक्स विकलांगता फोरम बैठक के बारे में। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 13 दिसंबर 2023 को वस्तुतः आयोजित ब्रिक्स विकलांगता फोरम बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स शेरपा की अध्यक्षता में बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स विकलांगता मंच की स्थापना करना था। ब्रिक्स विकलांगता मंच के प्रमुख उद्देश्यों में ब्रिक्स की प्रक्रियाओं, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, घोषणाओं और समझौतों में विकलांगता का समावेशन करना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। ये मंच विकलांगता से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के बावजूद विकलांगता ब्रिक्स के भीतर उच्च स्तरीय चर्चा का हिस्सा नहीं रही है। ब्रिक्स विकलांगता फोरम सभी ब्रिक्स देशों में विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर इन मुद्दों के प्रत्यक्ष प्रभाव को पहचानते हुए इसे सुधारने का प्रयास करता है। फोरम का इरादा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 जैसे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में उल्लिखित मौजूदा प्रतिबद्धताओं, सिद्धांतों, लक्ष्यों और कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का है। सभी ब्रिक्स सदस्य देश UNCRPD के राज्य पक्ष है और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में विकलांग व्यक्तियों की अभिन्न भूमिका को देखते हुए ब्रिक्स विकलांगता मंच खाद्य सुरक्षा, गरीबी में कमी और सतत विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उनके सशक्तिकरण पर जोर देता है। विकलांगता क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता ज्ञापन माने MOU का प्रस्ताव सहयोग की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं गुरुग्राम से। अमेज़न इंडिया और सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट, जो विकलांग लोगों के हितों के लिए काम करने वाला एक प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है, ने ग्लोबल रिसोर्स सेंटर यानी GRC लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। एक ऐसा केंद्र जिसका उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में किया गया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में विकलांग लोगों को सशक्त बनाना है। अमेज़न और सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट SET के बीच ये सहयोग विकलांग लोगों के लिए एक अधिक समावेशी और सशक्त दुनिया बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल रिसोर्स सेंटर सहयोग की परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है और इसका प्रभाव दुनिया भर में गूंजने का वादा करता है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित GRC एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सहायक प्रौद्योगिकियों और अनुकूलित नौकरी प्लेसमेंट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। GRC समावेशिता के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा, जो विकलांग लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का एक व्यापक सूट पेश करेगा, जो सुनने में अक्षम, दृष्टिहीन या कम दृष्टि या लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित हैं। ये सहयोग विकलांग लोगों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और नौकरी प्लेसमेंट में अमेज़न की प्रौद्योगिकी विशेषता और सार्थकता की विशेषज्ञता का लाभ उठाता है।
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये पहल समावेशिता की दिशा में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। विकलांग लोगों को अमूल्य संसाधन और अवसर प्रदान करके GRC एक ऐसा समाज बनाने के लिए हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहां हर कोई सार्थक योगदान दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वे सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और विविधता को अपनाने के लिए उनके दृष्टिकोण और समर्पण के प्रति कॉर्पोरेट्स की सराहना करते हैं। कोविड का एक सब वेरिएंट पिरोला या BA.2.86 का वंशज JN.1 कई हफ्तों तक भारत के जीनोम निगरानी प्रयासों से दूर रहने के बाद पहली बार केरल में पाया गया है, जिससे वहां बढ़ते मामलों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हो गई है। इनसैकॉग इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम के नवीनतम डेटा ने केरल में इस संस्करण की उपस्थिति की पुष्टि की है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि JN.1 भारत में खासकर केरल में हाल ही में कोविड के मामले में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 938 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 768 मरीज है। इनसैकॉग के अध्यक्ष NK अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि भारत में वर्तमान में कोविड के मामले निचले स्तर पर हैं और हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यही कारण है कि सिस्टम भारत में किसी भी नए वेरिएंट सर्कुलेशन का पता लगाने में सक्षम है, जिसमें केरल में पाया गया JN.1 वेरिएंट भी शामिल है। फिलहाल इस सब वेरिएंट को भारत के लिए जोखिम के रूप में नहीं देखा जा रहा। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों से रिपोर्ट की तुलना में भारत में कोविड वायरस के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा भारत में सर्दियों के मौसम में बदलाव आया है और इस मौसम में श्वसन वायरस सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। हाल ही में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे ये भी कारण हो सकता है। JN.1 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ओमिक्रॉन के उल्लेखनीय वंशज वंश के रूप में पहचाना है, जो इसकी बढ़ती संप्रेषणीयता या प्रतिरक्षा चोरी की क्षमता को दर्शाता है। पिरोला का वंशज अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों में तेजी से फैल रहा है। अब तक ये 38 देशों में पाया जा चुका है। इसे कुछ देशों में अस्पताल में भर्ती होने के लिए हालिया वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कोविड टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष डॉक्टर जयदेवन ने कहा कि SARS-CoV-2 वायरस के निरंतर जीनोमिक विकास के साथ नवीनतम संस्करण JN.1 उन देशों में तेजी से हावी हो रहा है जहां पर जीनोमिक अनुक्रमण किया जा रहा है। नियमित रूप से ये वेरिएंट पहले से मौजूद किसी भी अन्य वेरिएंट से स्पष्ट रूप से भिन्न है। सातो लैब जापान के इस सप्ताह के नवीनतम शोध अपडेट के अनुसार इसे नवीनतम XBB.1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर टीकों की प्रति भी प्रतिरक्षा आक्रामक माना जाता है। इससे पता चलता है कि अद्यतन टीकों का भी इस प्रकार के संक्रमण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वर्णित कोविड मामलों की गंभीरता में गले में खराश और खांसी जैसे ऊपरी श्वसन लक्षणों के अलावा विशेष रूप से युवा व्यक्तियों में लगभग 48 घंटों तक चलने वाली थकान शामिल है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। पंजाब यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के अनुकूल कैंपस के लिए चल रहा है ऑडिट। इंडिगो एयरलाइंस को नहीं है परवाह विकलांग यात्रियों की, विराली मोदी। आ गया है व्योम JK 2023। सुनेंगे NFB जॉब अलर्ट। संभावना ने की शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दृष्टिबाधित छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति की घोषणा। वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट लेकर आए हैं आपके लिए 2024 का मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर।
सीएम बनते ही दिव्यांग महिला को दी नौकरी, रेवंत रेड्डी ने निभाया दिव्यांग महिला से किया वादा। ISH द्वारा ई कॉमर्स उद्यम इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के खिलाफ ई कॉमर्स बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उत्पीड़न का किया आरोप। स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव में अनुराग ठाकुर ने पैरा एथलीटों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। 13 दिसंबर को ब्रिक्स विकलांगता फोरम बैठक का आयोजन। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने विकलांग लोगों के लिए वैश्विक संसाधन केंद्र का किया उद्घाटन। केरल में पाया गया कोविड का सब वेरिएंट JN.1 चिंता का बना विषय।